तो स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय मध्यकालीन विचारक अबुल फजल द्वारा दिए गए उनके प्रशासनिक संबंधी विचारों के बारे में। फजल के पिछले अंक में हमने जाना उनके द्वारा दिए गए शासन संबंधी या राजशाही संबंधी विचारों के बारे में, जहां उन्होंने अपने विचारों में अकबर को एक आदर्श बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया है और सर्वोच्च सत्ता एक शासन संबंधी विचार जो उन्होंने अपने बादशाहत संबंधी विचारों के संदर्भ में देने का प्रयास किया है और उसके केंद्र में उन्होंने अकबर को रखा है। तो पिछले वीडियो में हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और इस वीडियो को जरूर देखें। और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं उनके द्वारा दिए गए उनके प्रशासनिक संबंधी विचारों के बारे में। इस प्रशासनिक संबंधी विचारों के बारे में वह अपनी पुस्तक अकबरनामा के संदर्भ में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अबुल फजल के संदर्भ में जब हम मध्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और विशेष संदर्भ में जब हम मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो मुगल काल के संदर्भ में अबुल फजल जो है केंद्रीयकृत व्यवस्था के अंतर्गत अकबर को सर्वोच्च मानते हैं और अकबर को सर्वोच्च मानने के साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ क्रमिक सुधार भी किए हैं जो जिसके चलते अकबर का जो शासन व्यवस्था था वो काफी ज्यादा मजबूती से अपने समय में बना रहा। इसका मुख्य कारण अबुल फजल के विचारों में हमें देखने को मिलता है। जहां अबुल फजल ने अकबर को एक आदर्श बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया, वहीं उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी कई सुधार देखने को मिलता है। जहां दिल्ली सल्तनत काल के समय हमें जियाउद्दीन बर्नी जैसे विचारक यह बताते हैं कि शासन प्रशासन की व्यवस्था में केवल और केवल एक ही धर्म का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। जिस धर्म का बादशाह है उसी धर्म का जो है शासन में भागीदार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन जब हम अबुल फजल तक आते हैं तो अबुल फजल जो है उन व्यवस्थाओं को सीधे तौर से नकार देते हैं और उस व्यवस्था में कई धर्मों को जगह देने का प्रयास करते हैं। इस तरह से उनके विचारों में हमें एक नई जो सोच कह सकते हैं या जो नया विचार है देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम उनके विचारों की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्यों जरूरी होती है और किस तरह से वो एक शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करता है। तो अबुल फजल जो अपने प्रशासनिक विचार हमारे सामने रखते हैं, उनके द्वारा लिखी पुस्तक अकबरनामा के तीसरे भाग आईने अकबरी के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं, जहां अबुल फजल ये बताते हैं कि किसी भी प्रशासन व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए उसमें सबसे अहम भागीदारी जो होती है वो बादशाह की होती है। जब बादशाह अपने सर्वोच्च तरीके से किसी भी आदर्श राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को जो है एक शासक जो होता है वह मजबूत कड़ी होता है। महान शासक की जो मजबूत कड़ी है वह क्या है? शासन प्रशासन व्यवस्था। अगर शासन प्रशासन व्यवस्था मजबूत रहेगी तो उस शासक का शासन काल भी उतना ही मजबूत रहेगा। इसीलिए शासक की जो मजबूत कड़ी है जिसके द्वारा वो शासन को अपने लंबे समय तक चला सकता है, उसके लिए जरूरी है उसके राज्य के भीतर सुदृढ़ और सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जब तक किसी भी राज्य के भीतर शासक जो एक मजबूत स्थिति में तभी आता है जब उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन और उनके द्वारा प्रशासन पर करे जाने वाले कार्य को सही तरीके से सुदृढ़ और सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, तभी प्रजा को उसका लाभ मिल पाएगा और प्रजा प्रसन्न रहेगी। इसके लिए वो क्या है? राज्य की बाजार व्यवस्थाओं का सही से निर्माण करेगा, कर व्यवस्था को सही से लागू करेगा, व्यापार में भागीदार बनाएगा, वाणिज्य, सैनिक, प्रशासन और कार्यपालिका इन सभी से मिलकर क्या है? राज्य की सुदृढ़ और सुनियोजित व्यवस्था बनती है, जिससे राज्य एक खुशहाली के मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। तो राज्य के लिए अबुल फजल कहते हैं कि राज्य की खुशहाली किस बात पर निर्भर करती है? उस बात पर निर्भर करती है कि शासक को चाहिए कि अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह से स्थापित करे कि शत्रु का भय जो है जनता में व्याप्त ना हो। जनता को ये ना लगे कि पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर सकता है। अगर शासक अपनी मजबूत स्थिति में रहेगा तो वहां की प्रजा हमेशा भय मुक्त रहेगी और वो शासन व्यवस्था को सही से चला सकेगा। साथ ही समाज की जो लेन देन की उचित व्यवस्था का भी वहां पे होना जरूरी है। किसी भी सामाजिक लेन देन को उन्होंने एक उचित व्यवस्था के संदर्भ में बताया है, तभी राज्य में खुशहाली का निर्माण हो सकेगा। अगर उचित लेन देन की व्यवस्था समाज में और राज्य के भीतर नहीं होगी तो राज्य वह एक संक्रमण के काल से गुजरेगा और शासक जो रहेगा, जो बादशाह होगा उस समय का, उसका काल अंत की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है अबुल फजल अपने प्रशासनिक विचारों में ये उपदेश देते नजर आते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि आंतरिक सुख शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई आंतरिक कलह
प्रशासन में नहीं बनना चाहिए। इसका विशेष ध्यान बादशाह को हमेशा रखना चाहिए और यह आंतरिक सुरक्षा और शांति हमेशा बनी रहे, इसके लिए बादशाह को समय समय पर जायजा लेना चाहिए कि राज्य में हमारी जो व्यवस्था है वो सही तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। साथ ही वो कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है, ये आदर्श राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अबुल फजल कहते हैं ये तभी संभव हो सकता है जब उत्साही, बुद्धिमान, सशक्त एवं समर्पित दरबारियों का राज्य में होना चाहिए। जब तक समर्पित दरबारी नहीं होंगे राज्य के भीतर, वो उत्साही, बुद्धिमान और सशक्त नहीं होंगे, तब तक क्या है कि सहायता वो जो है शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। जो शत्रु है उन्हें की सहायता से ही, ये बुद्धिमान दरबारियों की सहायता से ही शत्रुओं को पराजित किया जा सकता है। तो इस तरह से अबुल फजल जो प्रशासनिक व्यवस्था का एक खाका खींचने का जो प्रयास करते हैं अकबर के काल में, वो इस तरह से हमारे सामने आता है। तो अबुल फजल जो है इस तरह से अकबर के शासनकाल को समझाने का प्रयास करते हैं अपनी पुस्तक अकबरनामा के तीसरे भाग आईने अकबरी में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में हमारे सामने नजर आते हैं। जहां अकबर का शासनकाल अगर हम देखें तो अकबर का शासनकाल पूरी तरह से पदानुक्रमिक था, यानी कि कई पदों पर विभाजित था। हर एक स्तर पर कुछ लोग रखे गए थे और उन लोगों के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न किया जाता था। जहां दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की तरह ही अकबर के शासनकाल को अबुल फजल जो है 3 स्तरों पर बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में वो केंद्रीय व्यवस्था को लेते हैं, दूसरे भाग में प्रांतीय व्यवस्था और तीसरे भाग में स्थानीय व्यवस्था। इस तरह से 3 स्तरों में जो था अकबर का शासनकाल बटा हुआ था और बांटने के पीछे जो मकसद था वो इस तरह से था कि शासन को जो है एक बेहतर तरीके से चलाया जा सके। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी यहाँ पर कि इन सभी सत्ता का जो सर्वोच्च केंद्र था वो अकबर था। केंद्रीय स्तर की व्यवस्था की बात करें तो इसका सर्वोच्च जो था वो अकबर था। अकबर ही सभी कार्यों को करने और ना करने की आदेश को आगे बढ़ाता था। के बाद जो वकील का पद था वो सबसे प्रमुख माना जाता है। अबुल फजल कहते हैं वकील जो था अकबर के शासनकाल में सर्वोच्च पदाधिकारी था। वह ही जो था बादशाह को नेक राय देता था, शासन व्यवस्था को किस तरह से चलाना है इस पर भी अपने विचारों को बादशाह को देता था। और सबसे खास बात कि वो सभी तरह के कर व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था या कह ले हम राज्य व्यवस्था, इन सभी पर अपना गहन अध्ययन जो है वो रखता था। और इस रुचि के बाद ही वो एक बहुत ही अधिवक्ता, वक्ता या हम ये कह ले सलाहकार के रूप में बादशाह के प्रति उत्तरदायी था और इसका जो नियुक्ति था वो बादशाह द्वारा ही किया जाता था। वो परिषद था। इसके बाद आता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो था वो मंत्री कैबिनेट कह ले हम, जिसमें अलग अलग विभाग के राज्य के व्यक्ति थे। जैसे कर की व्यवस्था अलग होगी, राज्य की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इस तरह से अलग अलग मंत्रीगण थे, उनको बांटा गया था। लेकिन ये जो वकील था वो उन सभी मंत्रियों का अध्यक्ष था। इन सभी मंत्रियों का अध्यक्ष कहा जाता था और इसके द्वारा ही इस मंत्री परिषद का निर्धारण किया जाता था। इसके बाद आते थे वजीर एवं दीवान। यह वजीर और दीवान थे, वो राजस्व व वित्त के संदर्भ में अपने कामों को किया करते थे और वित्तीय मामलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि के तौर पर वो राजा के प्रति उत्तरदायी थे। अगर अबुल फजल के द्वारा दिए गए उनके शासन संबंधी विचारों में जब हम दूसरे स्तर की बात करते हैं, जहां प्रांतीय शासन व्यवस्था के बात आती है, इसे एक अकबर ने जो है एक नया आधार जो है प्रस्तुत किया था। इससे पहले हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी आधार जो है समाज में व्याप्त नहीं था। तो यह एक नया आधार जो है अकबर ने प्रस्तुत किया था, जिसे 1850 में साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को अकबर ने 12 सूबों में विभाजित कर दिया, जिससे क्या है प्रांतीय व्यवस्था का निर्माण हुआ। उसने एक नया आधार प्रस्तुत करते हुए अपने पूरे शासन काल को, जहां तक अकबर का शासन फैला हुआ था, उसे 12 सूबों में अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया और इन सभी को केंद्र में वो स्वयं था। इन सभी प्रांतों के लिए उसने अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्धारण किया था। यह व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन का ही लघु रूप था। इस प्रांतीय प्रशासन में, जिसमें गवर्नर, सूबा, सिपह सलार, निजाम, दीवान, इन तरह के जो शासन व्यवस्था के लोग थे वो सभी शामिल किए गए थे। जैसे केंद्रीय शासन व्यवस्था में जो सारे लोग थे उसी का लघु रूप जो था वो प्रांतीय व्यवस्था था और ये सभी जो थे केंद्रीय शासन के प्रति उत्तरदायित्व थे, जिसमें गवर्नर का काम ये था प्रांतीय व्यवस्था में कि जो सूबा है, जिस सूबे के अंतर्गत जो गवर्नर बना है, उसका काम है शांति और गड़बड़ी किसी तरह का ना हो, उसकी बचाव रखे और साथ ही प्रजा और सेना का कल्याण करना ही गवर्नर का उत्तरदायित्व था। और सेना और प्रशासन को खुश रखना और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाना ही यह गवर्नर का उत्तरदायित्व कार्य सौंपा गया था।
तो इस संदर्भ में जो तीसरा स्तर आता है हमारे सामने स्थानीय प्रशासन के रूप में, जहां गांव के स्तर पर ही न्याय की व्यवस्था की गई थी। जहां अबुल फजल बताते हैं कि मध्यकालीन युग में जो है गांव स्तर पर ही कुछ विशेष लोगों के संदर्भ के द्वारा न्याय की व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता था। तो इस तरह से अकबर के शासन व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा जो है अबुल फजल ने अपने विचारों में देने का प्रयास किया है। तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी शासन कला को बेहतर समझने का कार्य करती है और बेहतर तरीके से राज्य के भीतर प्रशासन को बेहतर चलाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में कौन कौन सी विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण अबुल फजल अपने विचारों में करते हैं और उन विचारों के द्वारा जो है अकबर के शासनकाल की कौन सी मुख्य जो प्रशासनिक व्यवस्था था, कौन सी से अकबर का शासनकाल चला करता था। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में जो एक विशेष आधार जो प्रस्तुत होता है वो है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अकबर के शासन कला को समझने का या उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का जो काम किया है वह मनसबदारी व्यवस्था ने किया है। इस तो अबुल फजल ने जो मनसबदारी व्यवस्था का विचार देने का प्रयास किया है और उस समय के अकबर के शासनकाल में यह व्यवस्था व्याप्त थी और इस व्यवस्था के द्वारा अकबर के शासनकाल को और मजबूत किया जाता था उसके प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। तो जब हम मनसबदारी व्यवस्था को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अबुल फजल ने कोई नया विचार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि इस मनसबदारी व्यवस्था को उसने कुछ क्रमिक बदलाव के द्वारा ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस मनसबदारी व्यवस्था को अगर हम देखें तो इससे पूर्व के जो शासक वर्ग रहे हैं या शासक वर्ग थे, जिन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के काल को कहें या प्राचीन भारतीय शासन काल को कहें या उससे पहले कई तरह के शासन कालों को देखें, तो उसमें हमें जागीरदारी या सामंतवादी प्रथा को देखने को मिलता है, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था के बारे में भी समझते हैं। तो इस जागीरदारी या जमींदारी या सामंतवादी व्यवस्था का क्रमिक रूप ही, जिसे कि क्रमिक सुधार करके इसे पुनः प्रयोग में लिया गया व्यवस्था ही मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। और इस मनसबदारी व्यवस्था ने ही अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का कार्य किया है। जहां हम देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था में प्रजा का शोषण होता था और उस शोषण को सुधार करने के बाद इस मनसबदारी व्यवस्था का प्रादुर्भाव जो है अबुल फजल ने किया है। और अबुल फजल बताते हैं कि मनसब का शब्द का जो अर्थ है, मनसब का अर्थ होता है, जिसे अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में समझे तो इस मनसब का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है, वह स्थान जहां कुछ रखा गया हो। और अगर हम इसे फारसी के शब्द में कहें तो ये वोहदा या रैंक कहलाता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी रैंक पे, जैसे हम सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कर्नल, इस तरह के रैंकों को देखते हैं, या हम प्रशासनिक सेवाओं में क्लर्क, एलडीसी या पुलिस अधिकारी में एसीपी, डीसीपी, इस तरह के रैंकों को देखते हैं, जैसे एसआई, इंस्पेक्टर, ये सभी रैंक जो हमारे पद को है वो किसी न किसी पद को परिभाषित करती है। ठीक उसी तरह ये मनसबदारी व्यवस्था भी अपने पद को परिभाषित करती है। इस संदर्भ में अबुल फजल समझाने का प्रयास करते हैं। और इस मनसबदारी व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव देखने को मिलता है वो 1566 से 1575 के बीच हमें देखने को मिलता है। इस समय इस मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया और इस मनसबदारी व्यवस्था से ही प्रशासनिक कार्य को किया गया। तो अबुल फजल जो है इस मनसबदारी व्यवस्था को पूरे काल को 3 भागों में बांटते हैं और इसकी 3 सूची हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली सूची में वो बताते हैं कि 500 से अधिक तक के मनसबदार जो होते हैं, या तो उनके पास 500 हो या उससे अधिक हो, वह मनसबदार पहली सूची में आते हैं। दूसरी सूची में बताते हैं कि 400 से लेके 200 तक के मनसबदार को रखा जाता है। और तीसरी सूची में 10 से लेके 150 तक के, यानी 10 से लेके 150 तक के मनसबदारों की सूची हमारे सामने आती है। अबुल फजल कहते हैं कि यह जो प्रथम 2 सूचियां हैं, जिसमें 500 से अधिक मनसबदार हैं और 400 से लेके 200 अधिक मनसबदार हैं, ये ही शासन में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वहीं जो तीसरी सूची है 10 से लेके 150 तक के मनसबदार, ये शासन व्यवस्था में उतने प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करते जितना यह 2 करते हैं, क्योंकि यह 2 जो है इनके पास अधिक भाग और शासन संख्या होने के कारण यह जो है अपने पदों का सही उपयोग करते हैं और उसके द्वारा शासन व्यवस्था में एक प्रशासनिक कार्य को करते हुए राजा के प्रशासनिक कार्यों को और मजबूत करते हैं। साथ ही मनसबदारी
व्यवस्था के कुछ कार्यों के बारे में भी अबुल फजल हमें अपने विचारों में बताते नजर आते हैं। इन सभी मनसबदारों को उमरा वर्ग या अमीर वर्ग कहा जाता है। यह सभी अमीर वर्ग होते हैं, जैसे कि राजपूत वर्ग हो गया, या उस समय के जो प्रादेशिक जो लोग थे, जो किसी प्रदेश में शक्तिशाली माने जाते थे, उनको क्या था कि अकबर अपनी जो है छत्र छाया प्रदान कर देता था और उनसे ये कहता था कि आप ऐसा करो कि इस समूचे क्षेत्र का, आप एक तरह से जो समूचे क्षेत्र का जो है अधिकार आपको दिया जाता है और यहाँ की सारी प्रशासनिक व्यवस्था आपके अंतर्गत है और आप केवल मुझसे जवाबदेही हैं। यानी कि वह उस क्षेत्र का जो शक्तिशाली व्यक्ति है वह केवल और केवल बादशाह अकबर के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो यह उमरा वर्ग या अमीर वर्ग कहलाता था और यह अकबर के प्रशासन को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। साथ ही इनका कार्य था वो भू राजस्व वसूली करना, जिससे क्या है कि प्रशासन को और व्यवस्था बढ़िया मिले, जिससे कि कर व्यवस्था के माध्यम से वो धन को इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाए। साथ ही किसी भी प्रकार के विद्रोह का दमन करना। अब अकबर के पास एक इतनी बड़ी विशाल प्रशासनिक व्यवस्था है और वह एक अकेला है, तो उसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया कि एक विशेष क्षेत्र में उसने एक व्यक्ति को वहां पे लगा दिया और वह व्यक्ति उस विशेष क्षेत्र का अधिपत्य बना दिया गया, जिससे क्या होता है कि उस विशेष क्षेत्र पे उस व्यक्ति का अधिकार होता है और वह व्यक्ति वहां के किसी भी प्रकार के विद्रोहों का दमन करने का अधिकारी होता है और सभी सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा का निर्धारण भी उसी व्यक्ति पर होता है और वो सहायता के लिए अकबर की व्यवस्थाओं का भी उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से जो है अकबर ने जो है एक केंद्रीयकृत सत्ता के उपरांत एक मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अपने शासन को और बेहतर बनाया है। मनसबदारों की नियुक्ति, पद और अधिकारों के बारे में भी विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी मनसबदार हैं उन सभी को क्या है, सैनिक संगठन का निर्भर करना पड़ेगा, यानी कि उन सभी को जो है सैनिक संगठन रखने का अधिकार है। साथ ही शासन के भीतर जो प्रशासनिक व्यवस्था है साम्राज्य के भीतर, वह 33 प्रकार के पद पर रहने का भी अधिकार उन्हें दिया जाता है कि वह किसी एक पद पर बहुत दिनों तक कोई व्यक्ति रहता था तो वह व्यक्ति कुछ समय अंतराल के साथ उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी और वह एक ऊंचे पद पर चला जाता था। तो इसी प्रकार 33 प्रकार के जो पद थे वह साम्राज्य के भीतर थे। उन सभी 33 प्रकार के पदों पर अधिकार जो था, यानी उस पद पर रहने की गरिमा को प्राप्त कर सकते थे ये सारे मनसबदार। साथ ही 10 से लेकर 1000 मनसबदार तक पहुंचा जा सकता था। जहां ये 500 से अधिक की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस 10 मनसबदारी से लेकर पूरे 1000 मनसबदार तक व्यक्ति पहुंच सकता है अपने कार्यों के द्वारा। साथ ही सैनिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में भी यह सहयोग करते थे। शासन को बेहतर बनाने के लिए राजा को सलाह दिया करते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियों के द्वारा यह सुरक्षा प्रदान करते थे। साथ ही ये मनसबदार जो थे हिंदू एवं मुस्लिम समान रूप से कार्य करते थे, यानी कि अकबर ने जो है किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने जहां हिंदू जो साम्राज्य प्रभुत्वशाली लोग थे उनको भी मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया है, गैर मुस्लिमों को भी और मुस्लिम को भी और अन्य धर्मों के लोगों को भी उन्होंने शामिल किया है। अकबर के द्वारा ही इन सभी मनसबदारों की जो है नियुक्ति की जाती थी। इन मनसबदारों को पहचान के लिए इन्हें कुछ पताका या झंडा सम्मान या सूचक के रूप में दिया जाता था, जिसमें अलम, छम, लोक, सम, तुमन इस तरह के जो उस समय के पताका चलित थे समाज में। इस तरह उनकी पहचान के लिए कोई व्यक्ति आ गया, किसी के पास विशेष निशान है, तो राजा को कैसे पता चलेगा कि वो 500 से अधिक का मनसबदार है या 400 से अधिक का मनसबदार है या 10 से 150 के बीच का मनसबदार है। तो वह जो है उस पताका या निशान के द्वारा या झंडे के द्वारा ही उसकी पहचान कर ली जाएगी कि यह किस ओहदे तक का पहुंचा हुआ मनसबदार है। साथ ही सभी मनसबदारों को सैन्य टुकड़ी रखना अनिवार्य था। वो इसलिए था क्योंकि वो कभी विद्रोहों का दमन करेंगे कैसे, जब तक उनके पास सैनिक सुरक्षा नहीं होगी, सैनिक टुकड़ियां नहीं होंगी और घोड़े आदि नहीं होंगे, तो वो किसी भी विद्रोह का दमन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्हें सैन्य टुकड़ी रखने का भी अधिकार प्राप्त था। साथ ही दाग या हुलिया, दाग या कहते हैं निशान, किसी विशेष चीज का निशान जो है उनको दिया जाता था। किसको? सैनिकों को। इस सैनिकों को जो है विशेष हुलिया या दाग के द्वारा ही पहचान की जाती थी कि ये किस मनसबदार के पद के अंतर्गत इस सैन्य टुकड़ी को शामिल किया जाए। तो इस तरह से इस विशेष प्रकार के निशान के द्वारा इस सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य टुकड़ी को जो है दाग या निशान के द्वारा समझा या जाना जाता था अकबर के द्वारा। तो इस तरह से जो अबुल फजल ने जो है अकबर के शासनकाल में एक मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास किया है और इस मनसबदारी के द्वारा ही अकबर के प्रशासनिक
कार्य को एक आदर्श राज्य की संज्ञा देने का प्रयास भी किया गया है। तो इस तरह से हमने जो है अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में पहला जो उसके द्वारा दिए गए मनसबदारी व्यवस्था उस पर चर्चा की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनके संपत्ति और कर के संबंधी प्रशासनिक विचारों के बारे में भी जानते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था के बाद अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में जो अगला हमें प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलता है वह है सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था किसी भी राज्य को मजबूत बनाने में का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, स्थिरता को निर्धारित करता है। उस राष्ट्र की जो कितनी बड़ी शक्ति है सेना के रूप में उस राष्ट्र को परिभाषित करता है और साथ ही किसी भी राज्य को दूसरे राज्यों से उसकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इस संदर्भ में अबुल फजल ने जो है सैनिक व्यवस्था का जो है निरूपण करने का प्रयास किया है, जो अकबर के शासनकाल में हम देखते हैं। अकबर का जो शासनकाल था वह बहुत ही विशाल शासनकाल कह सकते हैं, क्योंकि अकबर के समय में जो था वो मुगल काल राज्य का जो काफी ज्यादा विस्तार हुआ था और काफी दूर तक उसका राज्य जो फैला हुआ था, और इस राज्य को संभालने के लिए उसे एक सैनिक या सशक्त सैनिक व्यवस्था की जरूरत थी, जिसके लिए अकबर ने जो है सैनिक व्यवस्था का जो है निर्धारण किया था और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने सैनिक व्यवस्था का जो है निर्धारण किया था। और सभी सैनिकों को जो है उसने समृद्ध हथियारों से जो है लैस किया हुआ था, जो उस समय के हाथी, घोड़े या अन्य प्रकार के जो आधुनिक हथियार थे जिनसे कोई भी सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है अपने हथियारों के द्वारा। अगर एक अच्छे सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं होंगे तो वो अपने राष्ट्र या राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में अकबर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसकी सेना के पास आधुनिक हथियार होने चाहिए और उसका उसने जरूरत के अनुसार जो है सेना को दे दिया था, जिससे कि अपने राज्य का और ज्यादा विस्तार कर सके। साथ ही वो क्या करता था, अपनी सेना पर भारी खर्च करता था, अपनी सेना पर किसी भी प्रकार का कोई भी कटौती नहीं करता था और सैनिक प्रशिक्षण भी समय समय पर सेना को देता रहता था। जिससे क्या अब आधुनिक राष्ट्र में हम देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों के जो है सेना वो क्या है आपस में अभ्यास करते हैं। उससे क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र की जो सैन्य तकनीक होती है वो एक दूसरे के आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से वो सैनिक प्रशिक्षण पर भी जोर देता था और सैनिक किसी तरह से भ्रमित ना हो जाए या किसी दूसरे राष्ट्रों से मिलकर अकबर के खिलाफ बगावत ना कर जाए, इसके लिए सभी सैनिकों को मोटी तनख्वाह देता था, जिससे सैनिक खुश रहते थे। क्योंकि साथ ही सैनिक के कुछ कार्य भी अबुल फजल हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि राज्य में शांति कायम करने का काम जो करता है वो सैनिक करता है, क्योंकि सैनिक के द्वारा ही राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहती है। अगर सैनिक व्यवस्था को सही तरीके से राज्य में ना लागू किया जाए तो राज्य में अराजकता या अशांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए सैनिक का प्रथम कार्य है कि वो राज्य में शांति बनाए रखे। साथ ही दूसरा काम बताते हैं कि फसलों की कटाई के समय राज्य का जो हिस्सा होता है उसे लेने का कार्य भी सेना करती है। साथ ही तीसरा कार्य है बड़े बड़े युद्ध करना, क्योंकि अकबर का जो शासन मुगल काल था वो उस समय विस्तार करता था अपने राज्य को, उसके लिए उसे बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़ते थे और उन युद्धों को लड़ने के बाद जीतना भी सेना का कार्य है और इन बड़े युद्धों के बाद वो जीत हासिल करता था। साथ ही इस सैनिक व्यवस्था के बाद अगला व्यवस्था जो आता है वो है कर व्यवस्था। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसे एक निश्चित मात्रा में कर या हम कहें धन की आवश्यकता होती है, और किसी भी राज्य को अगर धन नहीं होगा, उसका खुद का राजकोष नहीं होगा, तो वो अपने शासन व्यवस्था का निर्धारण नहीं कर पाएगा। जैसे ये सैनिक का खर्च कहां से उठाएगा अगर उसके पास धन ही नहीं होगा, अपने जो कर्मचारी रखे हैं उसने, दरबारी रखे हैं, उन सब की तनख्वाह कहां से आएगी? वो सब आएगी कहां से? कर के माध्यम से। और इस कर के माध्यम से जो है कृषि कर लगाया जाता था उस समय मुगल काल के समय कृषि कर लगाया जाता था और कृषि के माध्यम से ही सबसे ज्यादा कर जो है राजकोष में जमा होता था। क्योंकि हम देखते हैं भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कृषि टैक्स लगाया जाता था। अकबर के शासनकाल में सामूहिक खेती पर कर नहीं लगाया जाता था, व्यक्तिगत खेती पर कर लगाया जाता था, जिससे क्या होता था कि हर एक व्यक्ति अपने अनुसार ही कर देगा। जैसे सामूहिक और व्यक्तिगत में क्या अंतर होता है यहाँ हम देखते हैं। जैसे कि एक गांव में 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं और इन 10 लोगों पर क्या है कि राज्य ने जो है कर लगा दिया है और कह दिया है कि भाई तुम्हें जो है 2000 रुपए जो है हर महीने भरने हैं। तो इसमें क्या होगा, किसी के पास जो है खेत की संख्या ज्यादा है यानी उसका क्षेत्रफल ज्यादा है और किसी के पास क्षेत्रफल कम है, तो अब इन 10 लोगों में क्या है कि पैसा तो बराबर बटेगा कि भाई सबको क्या है 200 रुपए देने हैं। तो जिसके पास क्षेत्रफल कम है, जिसकी फसल कम होगी, अब मान लो किसी के पास 100 किलो गेहूं हो रहे हैं, ठीक है, और किसी के पास 1000 किलो गेहूं हो रहे हैं, तो वो भी 1000 किलो पे कितना कर दे रहा है? 200 रुपए। और ये 100 किलो गेहूं पे कितना कर दे रहा है? 200 रुपए। तो इस तरह से ये सामूहिक जो खेती कर थी उस पर कर नहीं लगाया जाता था, बल्कि
व्यक्तिगत कर लगाया जाता था व्यक्तिगत खेती पर। जैसे इसके पास 100 किलो है तो ये 100 के हिसाब से ही अपना जो है कर देगा। ये 1000 गेहूं है इसके पास तो 1000 किलो गेहूं के हिसाब से ही अपना कर देगा। तो इस तरह से व्यक्तिगत कर जो है उसमें लगाया जाता था। साथ ही एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी, वो थी दहसाला कर व्यवस्था। इस दहसाला कर व्यवस्था में क्या होता था कि 10 वर्ष का जो कृषि औसतन जो था वो निकाल लिया जाता था और कृषि के आधार पर वार्षिक कर लगाया जाता था। यानी कि जो किसान थे उनका जो 10 पे जो था 10 वर्ष के कितना कर आएगा उसका एक औसत जो था वो निकालकर वार्षिक कर के हिसाब से उसे दे दिया जाता था कि भाई तुम्हें हर साल जो है इतना कर तो हमें देना ही होगा। साथ ही व्यक्तिगत कर का जो वसूलने का कार्य करते थे वो मनसबदार लोग करते थे। जो मनसबदार थे उस समय के उमरा वर्ग या अमीर वर्ग जिन्हें कहा जाता था, वह जो थे व्यक्तिगत कर वसूला करते थे, क्योंकि वह जो थे प्रांतीय स्तर में कर वसूला करते थे। और हमने पीछे देखा कि मनसबदार जो थे वह राजा के शासन में प्रशासन में कर के व्यवस्था के साथ भी अपने कार्य को करते थे। साथ ही फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी किसानों को कर देना पड़ता था और इस तरह से उनपे कई तरह के शोषण किए जाते थे, जिसके कारण उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था होने के कारण जो है अकबर उनपे प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण नहीं रख पाता था, क्योंकि भाई उसने जो है मनसबदारी व्यवस्था बना दी थी और इन लोगों का काम था कर लेना। अब ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना के कर लेके राजा तक जमा करते थे और अपने रैंक को यानी अपने ओहदे को आगे बढ़ाते थे। तो इस तरह से सैनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था के बारे में भी हमने जान लिया है। तो चलो और आगे बढ़ाते हैं और उनके द्वारा दिए गए दीन इलाही पर उनके विचारों को जानते हैं। मध्यकालीन विचारक अबुल फजल को, जो उस समय के मध्यकालीन विचारक जियाउद्दीन बर्नी या अन्य मुस्लिम विचारक थे, उन सभी विचारकों से एक अलग स्थान प्रदान करता है। उसका कारण है उनके द्वारा दिया गया उनका अंतिम विचार प्रशासनिक संदर्भ में जो है वह है दीन इलाही या धर्मनिरपेक्ष मुगल काल। तो यह विचार जो था उन्हें अन्य विचारकों से एक अलग स्थान प्रदान करवाता है। जहां जियाउद्दीन बर्नी एक कट्टर विचारक थे, वहीं अबुल फजल कट्टर नहीं थे। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे, जबकि कट्टर विचारक जियाउद्दीन बर्नी केवल और केवल मुस्लिम धर्म में ही या मुस्लिम पंथ के लोगों में ही विश्वास रखते थे। वह कभी भी गैर मुस्लिमों को किसी भी तरह के शासकीय शासन प्रशासन न्यायिक भागीदारी नहीं चाहते थे। लेकिन अबुल फजल ने जो है अपने विचारों में एक परिवर्तन करने का प्रयास किया और इस परिवर्तन को वो इसलिए भी कर पाए क्योंकि अकबर के द्वारा भी अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ये पाया गया कि समाज में सभी वर्गों को जब तक एक साथ लेकर नहीं चला जाएगा तब तक एक बेहतर शासन का निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर अकबर से पहले के सभी शासकों को देखते हैं या अकबर के बाद के शासकों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अकबर का शासन काल इसलिए इतना ज्यादा स्थायित्व व स्थिरता प्रदान कर पाया क्योंकि उन्होंने जो है सभी धर्मों को लेकर एक शासन व्यवस्था में भागीदारी का कार्य किया। अबुल फजल जो थे अकबर के दरबारियों में 9 रत्नों में एक रत्न माने जाते थे और इसलिए वो अकबर के ज्यादा चहेते बने रहे, जिनके कारण दोनों के विचार एक जैसे थे। अगर तो अबुल फजल इसलिए जो थे उन्होंने जो है मुगल काल को दीन इलाही या धर्मनिरपेक्ष बनने की सलाह दी अकबर के माध्यम से। उन्होंने कहा कि बर्नी जो बात कर रहा है कट्टरता की वह केवल एक पक्षीय बात है, जबकि समाज में सभी लोग रहते हैं, इसलिए हमें कट्टर होने की जरूरत नहीं है और सभी लोगों को जो है शासन में प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए और इसके संदर्भ में अकबर ने बड़ी संख्या में जो है सैनिक और प्रशासनिक पद जो है हिंदू समाज को दिया, जिनमें हम देख सकते हैं टोंडरमल जी आते हैं, मान सिंह भी उनमें शामिल होते हैं और इस तरह के कई नाम जो हैं हमारे सामने आते हैं कि उन्होंने जो है सैनिक और प्रशासनिक और उच्च पद के लिए भी गैर मुस्लिमों को भी स्थान दिया है। साथ ही उन्होंने बात की सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति की। वो कहते हैं कि सर्वत्र शांति तभी स्थापित हो सकती है जब समन्वित संस्कृति विचार एक दूसरे के विचारों के द्वारा जो है हम समन्वय स्थापित करें। हर एक समाज में कुछ अच्छी आदतें या विचार होते हैं, अगर हम उन अच्छी विचारों को ही ग्रहण करें तो एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। अबुल फजल जो थे वो परंपरावादी और रूढ़िवादी के कट्टर आलोचक थे। वो कहते थे कि जो परंपरावादी लोग हैं यानी कि कोई चीज जो है सदियों पहले कर दी गई है और उसका अनुसरण किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है।
अब इसके पक्ष में वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर यह व्यवस्था जो कई सदियों से चली आ रही व्यवस्था है, अगर यह व्यवस्था सही होती तो समय समय पर हमें अनेक संतों के आगमन की सूचना मिलती है और उनके विचारों द्वारा समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं मोहम्मद पैगंबर का। वो कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से पहले भी इस्लाम धर्म था, लेकिन उनके आने के बाद उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से इसमें बदलाव आए और एक बेहतर तरीके से इस्लाम जो है लोगों के सामने आ सका। तो इस तरह से हर धर्म में जो है बदलाव की जरूरत है अपने अपने समय के काल के समय में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कई साल पहले जो चीजें घटित हुई हैं आज के समाज में, आज वर्तमान समय में भी वो उतनी ही कारगर साबित हो, इसलिए हमें जरूरत है उसे समय समय पर बदलाव की। तो वो बदलाव के जो थे वो पक्षधर थे, वो कहते थे कि बदलाव जरूरी है। साथ ही वो कहते थे हिंदू एक ईश्वर की धारणा पर आधारित है, हमें इस बात को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हिंदू को लोग ये कहते हैं कि वो कई धर्म यानी कई ईश्वरवाद पे टिका हुआ है, बहु ईश्वरवाद की धारणा पर आधारित है, लेकिन अबुल फजल कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू समाज भी एक ईश्वरवाद की धारणा पर आधारित है। जैसे कि सभी नदियों का जल जो है जाकर एक समुद्र में मिल जाता है, तो जाने का मार्ग सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मार्ग सबका अलग होने के बावजूद जो अंतिम पड़ाव है यानी जहां मंजिल है, जहां पहुंचना है, वो पहुंचने का स्थान सबका एक है। तो इस संदर्भ के माध्यम से हिंदू भी एक ईश्वर की धारणा पर आधारित है, ये समझने की आवश्यकता है और ये गूढ़ रहस्य है, उसे सबको समझना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि गलत समझ के कारण जो है समाज में खून खराबा हो रहा है। ये गलत समझ क्या है कि भाई वो जो है उसका धर्म हमसे, हमारे धर्म से नीचा है, यानी अन्य धर्मों को अपने धर्मों से नीचा समझना, ये गलत धारणा है। और साथ ही कहते हैं कि एक ऐसे स्थान का ना होना जहां पर सभी लोग इकट्ठा हो सके, इसका भी अभाव था। साथ ही अकबर द्वारा जो इस धर्म निरपेक्ष या दीने इलाही के संदर्भ में कार्य किए गए उसके संदर्भ में देखते हैं कि 1564 में उन्होंने जो है जजिया कर खत्म कर दिया। ये जजिया कर ये था कि किसी भी गैर मुस्लिम को अपने धर्म स्थल या तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए मुगल शासनकाल को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था उस स्थान पर जाने के लिए। तो जब इस बात का अकबर को पता चला तो अकबर ने जो है इस कर को खत्म कर दिया और सभी के लिए ईश्वर के इबादत पे जाने के लिए मुक्त कर दिया। अकबर ने एक समन्वय बनाने के लिए राजपूतों को ऊंचे मनसबदार दिए। उन्होंने जो है राजपूत समाज को ऊंचे मनसबदार बनाए जिससे कि शासन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये स्वयं पर भी लागू किया, जहां हम देखते हैं कि जोधा बाई जो एक राजपूत समाज के घराने से आती है, उनसे जो है उन्होंने विवाह किया। और इस विवाह के बाद क्या था कि जो आपसी कलह या लड़ाई होती थी, राजपूत और मुगल शासकों के बीच लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों पर कई हद तक लगाम लगा दिया गया, क्योंकि यह जो थे रिश्तेदारी में बदल गई। और इस रिश्तेदारी के कारण जो है राजा अकबर राखी, होली, दशहरा, दिवाली, इन सभी त्योहारों को अपने राज्य में मनाने लगे। और इस तरह से एक समन्वय काल का जो काल था वो अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। साथ ही अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने की यह विशेषता थी कि इसमें सभी धर्म के लोग, चाहे शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, भौतिकतावादी, दार्शनिक, संशयवादी, यहूदी, ईसाई, पारसी, किसी भी समाज के व्यक्ति जो थे वो सभी जो थे कहां एक जगह इकट्ठा होते थे और एक जगह इकट्ठा होकर अपने धर्मों की अच्छी अच्छी बातें जो थे वो समाज के सामने रखते थे। और इन अच्छी आदतों के कारण ही समाज में जो है एक नए समाज के बारे में जानने का प्रयास मिलता था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हिंदू समाज अपनी अच्छी बातें रखता था, मुस्लिम समाज अपनी अच्छी बातें रखता था। तो इस तरह से क्या सारे अच्छी अच्छी बातें ही अपने समाज में सामने रखते थे और इस तरह से जो है समाज में जो गलत धारणाएं थी उनका समापन होता था और इन गलत धारणाओं के खत्म हो जाने के कारण समाज में एक समन्वय की स्थिति बन जाती थी। इस तरह के इबादत खाने की तुलना हम राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए उनके ब्रह्म समाज से कर सकते हैं। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन भी इसी तरह के एक स्थान की बात करते हैं जहां सभी धर्म के लोग अपने जो धर्मों की दार्शनिक जो बातें हैं वो उस पर चर्चा करते हैं। तो इसी तरह का काम जो है अकबर भी करते हुए हमारे सामने नजर आते हैं। तो इस तरह से अबुल फजल द्वारा दिए गए अकबर काल के समय में, मुगल काल के विशेष संदर्भ में हमने उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से चर्चा की और इस वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए प्रशासनिक व्यवस्था पर हमने गहन चर्चा की है। और उसके मुख्य बिंदु थे चाहे मनसबदारी व्यवस्था
व्यवस्था हो, सैनिक व्यवस्था हो, कर व्यवस्था हो, या सबसे अंतिम महत्वपूर्ण दीने इलाही या धर्म निरपेक्षता की बात हो, उस पर भी चर्चा की। तो इस तरह से हमने इससे पूर्व उनकी बादशाहत संबंधित सिद्धांतों पर भी चर्चा की है। तो इस वीडियो के साथ ही अबुल फजल के विचारों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और पहले भाग में हमने उनके बादशाही, राजकीय, शासकीय संबंधी विचारों के बारे में जाना था, और दूसरे अंक में हमने इनके प्रशासनिक संबंधी विचारों के बारे में भी जान लिया है। तो इस तरह से कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासन की व्यवस्था के संदर्भ में बताइए, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रशासन के संदर्भ में जो है मनसबदारी, सैन्य, कर या दीन इलाही के बारे में ही आपसे पूछा गया है। अगर आपसे जब शासन और राजशाही के संबंध में पूछा जाए अबुल फजल के विचार, तो आपको बादशाहत के भीतर ही उनके जो सर्वोच्चता की, न्यायाधीश, कार्यपालिका या खुदा के नूर के बंदे की बात की गई है, उन सभी विचारों को वर्ग समाज, विभाजित वर्ग समाज की बात की गई है, उन सभी पहलुओं पर ही आदर्श बादशाह के संदर्भ में आपको अपने उत्तरों को प्रस्तुत करना होगा। तो इधर कंफ्यूज होने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। इसलिए हमने ये वीडियो को 2 पार्टों में बनाया है, ताकि इससे क्या है, छात्रों को आसानी हो। और इस वीडियो के साथ ही हमारी ये चर्चा समाप्त होती है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पॉलिटिकल वॉरियर्स पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।